गोपी और गगन दो भाई थे। गोपी पढ़ लिख कर नौकरी करता था और गोपी ने कमला, कपिला और कोकिला नाम की 3 गाय पाल रखी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। गोपी और गगन दोनों भाई मिलकर रहते थे। मगर फिर एक दिन अचानक ही गोपी की मौत हो गई। तो उसकी मौत के कुछ दिन बाद ही गगन का मन बदल गया। वह गोपी की पत्नी आशा और उसकी बेटी तनु को अपने से अलग करने की सोचने लगा। देखो भाभी, जब तक भैया थे तब तक बात और थी। दोनों मिलकर कमाते थे, पर अब भैया तो रहे नहीं। मुझे भी अपना परिवार देखना है, इसलिए अब तुम अलग से कमाओ खाओ। भैया की 3 गाय तुम रख लो। गगन ने आशा को गोपी की 3 गाय देकर अलग कर दिया। इसीलिए अब आशा को गायों का दूध बेचकर ही अपना गुजारा चलाना था। कपिला और कोकिला 2 गायों के बच्चे थे और वे दूध देती थीं, मगर कमला बांझ थी। कमला कपिला और कोकिला के बच्चों को देखकर हमेशा खुश रहती थी। कितने नटखट और प्यारे बच्चे हैं तुम्हारे, क्यों है ना कोकिला बहन? हाँ है तो क्या, नजर लगाएगी बच्चों को, बांझ कहीं की। खुद तो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, अभागिन कहीं की, और हमारे बच्चों पर नजर गड़ाए रखती है। पता नहीं मालकिन इसे क्या सोचकर घर में रखे हुए है। मैं तो कहूँ इसे कसाई को बेच देना चाहिए। अपनी छोटी बहनों के ऐसे कड़वे बोल सुनकर कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए कहती है, तुम मेरी सगी बहनें होकर भी ऐसी बात क्यों करती हो? कपिला और कोकिला, क्या मैं तुम्हारे बच्चों के लाड़ भी नहीं कर सकती? बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हें भगवान ने बांझ होने का श्राप दिया है। कहीं उस श्राप का असर हमारे बच्चों पर पड़ गया तो? कोकिला और कपिला अपनी बड़ी बहन कमला पर रोज रोज ऐसे ही ताने मारती रहती हैं और उसके बांझपन का खूब मजाक उड़ाती हैं। मगर आशा उसके बांझ होने पर भी उसे कोकिला और कपिला से ज्यादा प्यार करती है। एक दिन वह कोकिला और कपिला के बच्चों को समझाते हुए कहती है, ये कमला तुम दोनों की मौसी है और मौसी भी माँ ही होती है, इसलिए तुम दोनों कमला के साथ खेला करो, समझे? इसका कोई बच्चा नहीं है, तुम्हारे साथ खेलेगी तो इसे बच्चे की कमी महसूस न होगी। आशा के ऐसे प्यार भरे बोल सुनकर कमला को बहुत अच्छा लगता है। वह मन ही मन आशा को दुआएं देते हुए कहती है, कितनी अच्छी है हमारी मालकिन, भगवान इसे सदा सुखी रखे। काश मेरी बहनें कोकिला और कपिला भी मालकिन की तरह सोचती तो मुझे बांझ होने का कभी कोई दुख न होता, पर उनकी नजर में तो बांझ होना सबसे बड़ा पाप है। कमला के बांझ होने के कारण उसके दुश्मन घर में ही नहीं बल्कि बाहर भी बहुत थे। गांव के कई लोग आशा की बांझ गाय पर बुरी नजर रखते थे। कई लोग तो आशा को उसे अपनी बांझ गाय कमला को बेचकर कुछ पैसे कमाने की सलाह भी देते थे। एक दिन रजनी उसके घर आई और कहने लगी, देख आशा, मैं तेरी गरीबी पर तरस खाकर कहती हूँ, बुरा मत मानना। काकी, बुरा भला तो तब मानूंगी ना जब तुम्हारी बात सुनूंगी, पहले बात तो बताओ। अरे बताना क्या है, तू अपनी बांझ गाय को घर में क्यों रखे हुए है? मैं तो कहूँ इसे बेच दे, मोटी तगड़ी गाय है, अनवर 15,000 तो यूं ही दे देगा। काकी, आज तो ऐसी बात बोल दी है, आगे से कभी मत बोलना। मेरी कमला आज बांझ है तो क्या मैं उसे कसाई से कटवा दूं? वैसे भी कमला हमेशा बांझ थोड़ी ना रहेगी, देखना एक दिन बच्चा जरूर देगी। हाँ बच्चा देगी? भला बांझ भी कभी बच्चा दे सकती है? ऐसा कहकर रजनी चली जाती है और उसकी बात पर कपिला और कोकिला हंसते हुए कमला पर ताने कसने लगती हैं। कपिला कहती है, बुढ़िया ठीक ही तो कहती है कोकिला, भला बांझ भी कभी बच्चा पैदा कर सकती है? हाँ, हमारी मालकिन तो सच में मूर्ख है, मूर्ख, जो इससे बच्चा पैदा करने की उम्मीद रखती है। तुम कुछ भी कहो बहन, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान ने चाहा तो मैं एक दिन मालकिन की उम्मीद जरूर पूरा करूंगी। रहने दे, रहने दे, भगवान पर इतना भी भरोसा मत कर।
बांझ को तो भगवान भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। आशा कमला का बांझपन दूर करने के लिए तरह तरह के उपाय आजमाती है, पर कोई भी उपाय काम नहीं आता। कमला लाख कोशिशों के बाद भी गर्भवती नहीं हो पाती तो आशा निराश होकर रह जाती है और एक दिन वह भी कमला को बोझ समझने लगती है और कहती है, तू भी बड़ी अभागी है कमला, सब जतन कर लिए पर तेरी गोद नहीं भरी। तू तो बोझ बन गई है मुझ पर, अब मैं क्या करूं? आशा की यह बात सुनकर कमला को गहरा आघात पहुंचता है और वह खुद को सचमुच अभागी समझने लगती है। कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए कहती है, दुखी मत हो मालकिन, मैं तुम पर कभी बोझ नहीं बनूंगी। मैं आज रात ही तुम्हारा घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। कमला उसी रात घर छोड़कर चली जाती है और चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच जाती है। रात भर एक तालाब के किनारे बैठकर रोती रहती है। सुबह होने पर एक साधु तालाब में स्नान करने आता है तो उसकी नजर कमला पर पड़ जाती है। कमला को रोते देख साधु को उस पर दया आ जाती है और वह कमला से कहता है, हे गौ माता, तुम इस तरह जंगल में अकेली कैसे और रो क्यों रही हो? मैं बहुत अभागी हूँ साधु महाराज, मेरे जीवन में घोर संकट है। कैसा घोर संकट गौ माता? साधु के यह कहने पर कमला उसे अपना सारा दुख बताती है और उसका दुख जानकर साधु भी दुखी हो उठता है। वह कमला से कहता है, बहुत दुख उठाए हैं तुमने गौ माता, पर अब कोई दुख ना होगा। तुम अभी के अभी अपने घर लौट जाओ। आज के बाद तुम बांझ नहीं रहोगी। सच साधु महाराज? हाँ, बिल्कुल सच गौ माता। यह सुनकर कमला बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने घर लौट आती है। कमला को देखते ही तनु खुशी से चिल्लाने लगती है। कमला को देखते ही आशा की जान में जान आ जाती है और वह लपक कर कमला से लिपटकर रोने लगती है और कहती है, क्या तुम मेरी बात का इतना बुरा मान गई थी कि घर ही छोड़कर चली गई? तू भले हमेशा बांझ रहे, पर आगे से कभी घर छोड़कर जाने की कभी सोचना भी मत। कमला मन ही मन सोचती है, नहीं जाऊंगी मालकिन, क्योंकि अब मैं भी बच्चा पैदा करूंगी और खूब सारा दूध दूंगी। कुछ दिन बाद कमला सचमुच गर्भवती हो जाती है और आशा उसके गर्भवती होने पर खुशी से फूली नहीं समाती और कहती है, भगवान ने तेरी भी सुन ली कमला, तेरा बच्चा देखने के लिए आंखें तरस गई थी। सुन, अपना और अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखना। कमला के गर्भवती होने की बात सुनकर कपिला और कोकिला जल भुन जाती हैं और उसको दुखी करने के लिए तरह तरह की बातें करने लगती हैं। लो, अब यह अभागी भी बच्चा पैदा करेगी। भगवान करे इसका बच्चा पेट में ही मर जाए। पेट में ना मरे तो बाहर आकर मर जाए। हम तो इसका बच्चा देखना ही नहीं चाहती। हाँ, मेरी बहनों, ऐसी बद्दुआ भी मत दो। आखिर मेरे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा बच्चा भी खुश रहे और तुम दोनों के बच्चे भी। मगर ऐसा हो नहीं पाता। कुछ दिन बाद ही कपिला और कोकिला के बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। आशा उनका बहुत इलाज कराती है, मगर बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे हालात में भी कपिला और कोकिला बेचारी कमला को ताने देने से बाज नहीं आती। इस अभागी की नजर लग गई हमारे बच्चों को। हमारे बच्चे इसके पास ना जाते तो कभी बीमार ना पड़ते। मैं तो इस पापिन की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मुझे तो लगता है इसने हमारे बच्चों पर जादू टोने किया है, वरना इस बांझ के गर्भ में बच्चा कहाँ से आता? बहन, तुम बहुत घमंडी और बुरी हो। भगवान के लिए मान जाओ। भगवान घमंडी और बुरे लोगों को सजा देता है। हे भगवान, मेरी बहनों को माफ करना। चुप कर, तेरे भगवान को हम नहीं मानती। उस दिन के बाद भी कपिला और कोकिला कमला को रोज बुरा भला कहती रहती हैं और उनके इसी बर्ताव से भगवान सचमुच उनसे नाराज हो जाते हैं। कुछ दिन बाद उन दोनों के बच्चे मर जाते हैं
और कमला एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। कोकिला और कपिला के थनों से दूध की धारा फूटने लगती है तो वे अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए बेचैन हो उठती हैं, पर बच्चे तो मर चुके थे। कपिला, दूध के कारण मेरे थन तो अकड़े जा रहे हैं, अब कैसे दूध पिलाऊं? मेरा भी यही हाल है दीदी। बहन, मेरा बच्चा भी तो तुम्हारा ही बच्चा है, आज से ये हम तीनों का दूध पिएगा। यह सुनकर कपिला और कोकिला को अपनी भूल का एहसास हो जाता है और वे दोनों कमला के बच्चे को अपना बच्चा मानने लगती हैं। फिर उस दिन के बाद से तीनों बहनें मिलजुल कर रहने लगती हैं। एक छोटे से गांव में छप्पर डालकर रहने वाला एक छोटा सा परिवार दुनिया के सारे ऐशो आराम न होने के बावजूद भी खुश था। लेकिन उनकी खुशियों को किसी की इस तरह नजर लगेगी, किसी ने नहीं सोचा था। गर्मियों के दिनों में छप्पर की घास सूखी पड़ी थी। न जाने कहां से एक चिंगारी उड़कर आई और छप्पर कागज की तरह जलने लगा। वो तो शुक्र था कि चीनू और मानसी किसी के घर जाकर खेल रहे थे, मगर उनके माँ बाप उसी छप्पर में स्वाहा हो गए। अब दोनों बच्चे इस दुनिया में अकेले थे। दीदी, अब हम कहाँ रहेंगे? चीनू, पता नहीं कहाँ रहेंगे, कुछ भी तो नहीं बचा, ना अम्मा बाबूजी और ना ही कोई सामान। कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। चल, जंगल से कुछ लकड़ियां और घास फूस बीन कर लाते हैं, एक छोटा सा छप्पर तो हम तैयार कर ही सकते हैं। बच्चों ने जंगल से लकड़ी और घास फूस इकट्ठा कर छोटा सा छप्पर डालकर एक झोपड़ी तैयार कर ली। दीदी, काम करते करते भूख लगने लगी और नींद भी आ रही है। हाँ चीनू, जब से बाबूजी और अम्मा मरे हैं तब से रोज तो पड़ोस से कोई ना कोई खाना दे ही जाता था, लेकिन आज तो कोई खाना भी देकर नहीं गया। तू जरा रुक, मैं कुएं से ठंडा पानी लाती हूँ, आज वही पीकर सो जाते हैं, खाने का इंतजाम कल करेंगे। लेकिन थोड़ी देर में चीनू उठकर रोने लगा। क्या हुआ चीनू, तू रो क्यों रहा है? दीदी, जब अम्मा थी तो हाथ से पंखा चलती रहती थी, अब वो नहीं है तो पंखा कौन चलेगा? मुझे बहुत गर्मी लग रही है, नींद भी आ रही है। हाँ चीनू, गर्मी बहुत हो रही है, चल तू सो जा, मैं हवा कर देती हूँ। मानसी रात भर चीनू को अपने दुपट्टे से हवा करती रही। सुबह के समय मानसी की भी आंख लग गई। अगले दिन मानसी और चीनू दोनों खाने की तलाश में निकल गए। एक तो गर्मी, ऊपर से नंगे पांव, सूरज जैसे उनसे अपनी कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहा था। दीदी, कहीं भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला, मुझसे नहीं चला जा रहा है, धूप से मेरे पैर जल रहे हैं। अरे वो देखो, पानी की बोतलें पड़ी हैं, लाओ तुम्हारे पैरों में उन्हें बांध देती हूँ, फिर तुम्हारे पैर नहीं जलेंगे। दोनों बच्चे गांव से बाहर पहुंच गए। वहां उन्हें एक गोदाम दिखाई दिया जहां गाड़ियों में सामान भरा जा रहा था। वहां जाकर उन्होंने पूछा, 2 दिन से भूखे हैं, कोई काम मिलेगा काका? खाने के बदले हम कुछ भी काम कर लेंगे। अच्छा चलो ठीक है, इन डिब्बों में सामान है, इन्हें उस गाड़ी में रखवा दो, उसके बाद मैं तुम्हें पैसे दूंगा। चीनू और मानसी ने फटाफट सारे डिब्बे गाड़ी में रख दिए, लेकिन गर्मी के मारे उनका हलक सूखने लगा। देख चीनू, गोदाम में वहाँ फ्रिज रखा है, जैसा गांव में सोनी के घर पर है। तू जरा ठहर, मैं फ्रिज से तुझे पानी देती हूँ, लेकिन यहाँ मालिक तो दिखाई नहीं दे रहे। चल कोई बात नहीं, ठंडे पानी के लिए वो क्या मना करेंगे। मानसी ने जैसे ही फ्रिज से बोतल निकालकर चीनू को पानी दिया, तभी वहां मालिक आ गया और चिल्लाते हुए बोला, ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई फ्रिज का पानी पीने की? नौकरों के लिए वहां घड़े में पानी रखा है। मालिक, बहुत तेज गर्मी से गला सूख रहा था, इसलिए ले लिया, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। घड़े से पानी पीकर फिर से दोनों बच्चे काम में जुट गए। दीदी, मैं अब और नहीं कर सकता। कोई बात नहीं चीनू, तू वहाँ बैठ जा, वहाँ कूलर चल रहा है। चीनू गोदाम में जाकर मजे से कूलर के सामने बैठ गया।
वो लोग जब कभी सोनी के घर जाते थे तभी कूलर की हवा और फ्रिज का पानी पीने के लिए मिलते थे। आज बहुत दिनों बाद चीनू फिर से कूलर के सामने बैठकर कूलर की हवा खा रहा था, लेकिन उसकी ये खुशी थोड़ी ही देर की थी। मालिक गुस्से में आकर बोला, ऐसे काम नहीं चलेगा बच्चे। कूलर के सामने बैठकर मजा आ रहा होगा, है ना? तुम्हारे बाप दादा ने कभी पंखा भी नहीं देखा होगा। चलो भागो यहाँ से, काम में ध्यान लगाओ, वरना पैसे नहीं दूंगा। चीनू मायूस होकर वहां से उठ गया और मानसी के साथ गाड़ी में डिब्बे रखवाने लगा। मानसी ने कहा, मालिक काका, हमने सारे डिब्बे गाड़ी में रख दिए, अब पैसे दे दो। लो 200 रुपए, दोनों आधे आधे ले लेना। और सुनो, अगर रोज काम कर सको तो रोज आ जाया करो, तुम्हें रोज पैसे मिलेंगे। उनके लिए 200 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। वो दोनों बहुत खुश हुए। उनमें से उन्होंने 50 रुपए का खाना खाया और एक हाथ का पंखा खरीदा। बाकी पैसे उन्होंने घर का राशन लाने के लिए जमा कर लिए। दीदी, आज हमें गर्मी नहीं लगेगी। हमने हाथ का पंखा जो खरीद लिया है, अब आप मेरी हवा करना और मैं मज़े से सोऊंगा। हाँ चीनू, अगर हम ऐसे ही काम करते रहे तो हम अपने लिए एक ठंडा पानी पीने के लिए एक मटका भी खरीदेंगे। वैसे अगर अम्मा बाबूजी जिंदा होते तो हमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मानसी और चीनू दोनों गोदाम पर चले जाते और उन्हें पूरे दिन के 100-100 रुपए मिलते। एक दिन मानसी को तेज बुखार चढ़ गया, उल्टी दस्त हो गए, लेकिन वह फिर भी काम पर गई। तेज बुखार के कारण उसका गर्मी से जी घबराने लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। चीनू घबराते हुए बोला, दीदी उठो, क्या हुआ आपको? मालिक, मेरी दीदी को तेज बुखार है, थोड़ा फ्रिज का ठंडा पानी दे दो। मैं दीदी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखूंगा तो मेरी दीदी ठीक हो जाएंगी। मैंने तो तुम्हें पहले दिन ही देख लिया था। तुम लोग यहाँ केवल फ्रिज का पानी पीने और कूलर पंखों की हवा खाने आते हो। मेरे सामने ये नाटक नहीं चलेगा। उठो और अपने काम में लग जाओ। अशोक, जो वहां बिजनेस डील के लिए आया था, खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था। उसने मानसी के माथे पर हाथ लगाकर देखा तो उसे बहुत तेज बुखार था। बेटा, क्या हुआ तुम्हारी बहन को? पूरे दिन गर्मी में काम करने के कारण उन्हें बहुत तेज बुखार और उल्टी दस्त हो रहे हैं। मालिक ना ही ठंडा पानी पीने देते हैं और ना ही हवा में बैठने देते हैं। अरे कैसे आदमी हैं आप? एक तो आप बच्चों से बाल मसूरी करा रहे हैं और ऊपर से ठंडा पानी भी नहीं पीने देते हैं। अरे ये भी तो इंसान है, इन्हें भी तो गर्मी लगती है। बड़े लोगों के पास गर्मी से बचने के लिए साधन होते हैं, लेकिन गरीबों को तो गर्मी का कहर अपने सिर पर ही झेलना पड़ता है। अगर मैंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी तो ये गोदाम सील हो जाएगा और तुम जेल के अंदर होगे, समझे? मुझे माफ कर दो अशोक, प्लीज ऐसा मत करना, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चीनू बेटा, जल्दी फ्रिज से पानी ला और अपनी दीदी को पिला। मैं इसे अभी हवा में लिटा देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, चलो बच्चों, तुम मेरे साथ चलो। गाड़ी में चीनू ने अशोक को अपनी कहानी सुनाई तो अशोक की आंखें भर आईं। उसने मानसी को दवाई दिलवाई। मानसी को अब होश आ चुका था। वह बोली, मालिक, अब मैं ठीक हूँ, अब हम अपने घर जाते हैं। नहीं, अब तुम यहीं रहोगे। यहाँ तुम्हें कूलर, पंखा, फ्रिज का ठंडा पानी सब मिलेगा, लेकिन तुम कहीं काम नहीं करोगे। अब तुम्हें केवल पढ़ना है और पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़े होना है, ताकि तुम अपने जैसे गरीब बच्चों की मेरी तरह मदद कर सको। मैं भी तुम्हारी तरह कभी गरीब था। मेरे पैरों में भी गर्मियों में चप्पल होती थी, न पीने के लिए ठंडा पानी। मैं आज अपनी मेहनत से इतना अमीर हो गया हूँ कि तुम्हारे जैसे 100 बच्चों का भरण पोषण कर सकता हूँ। अब तुम्हें भी मेरे जैसा बनना है। ठीक है मालिक, अब हम भी पढ़ेंगे और अपने पैरों पर खड़े होंगे, ताकि किसी गरीब पर हमारी तरह गर्मी का कहर न टूटे। ठीक है, लेकिन तुम आज से मुझे मालिक नहीं, चाचा जी कहोगे, समझे? ठीक है चाचा जी। और फिर मानसी और चीनू अशोक के यहाँ रहकर मन लगाकर पढ़ने लगे।